हमारे पास विज्ञान की किताब का एक अध्याय है जो इस रहस्य की परतों को खोलता है, और हमारा मकसद है कोशिका यानी अ सेल की कहानी को समझना। और सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि उन सभी जरूरी हिस्सों पर ध्यान देना जो अक्सर परीक्षाओं में, खासकर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सही कहा। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है उस पहले पल से जब किसी इंसान ने इस छुपी हुई दुनिया में पहली बार झांका। हाँ, ये कहानी एक तरह से जासूसी कहानी जैसी है, जिसमें सदियों तक वैज्ञानिकों ने सुराग जोड़े। और पहला बड़ा सुराग मिला 1665 में रॉबर्ट हुक को। ये नाम और ये साल दोनों ही याद रखने वाले हैं। बिल्कुल, रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और वो उससे हर तरह की चीजें देख रहे थे। अच्छा। एक दिन उन्होंने कॉर्क, जो पेड़ की छाल का एक हिस्सा होता है, उसकी एक बहुत पतली सी परत को देखा, और जो उन्हें दिखा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें क्या दिखा? कुछ असाधारण? असाधारण से ज्यादा अजीब था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली डिब्बे दिखाई दिए। खाली डिब्बे? हाँ, बिल्कुल, मटके भिक्षुओं के छोटे कमरों की तरह। इसीलिए उन्होंने इन डिब्बों को लैटिन शब्द सेल्यूला से बना सेल नाम दिया, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। एकदम सही। पर एक बात ध्यान देने वाली है, हुक ने जो देखा था वो असल में मृत कोशिकाएं थीं। अच्छा, तो उन्होंने असल में खाली कमरे देखे, जिंदा कुछ नहीं। हाँ, असली मजा तो तब आया जब किसी ने उन कमरों में रहने वालों को देखा। और वो किसने किया? वो किया ल्यूवेनहॉक ने, लगभग 9 साल बाद, 1674 में। इन्होंने एक बहुत बेहतर माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद को देखा और उनके होश उड़ गए। वो पानी की बूंद छोटे छोटे जीवों से भरी हुई थी, जो तैर रहे थे, घूम रहे थे। वाह! ये पहली बार था जब किसी ने जिंदा स्वतंत्र कोशिकाओं को देखा था। एक पूरी दुनिया पानी की बस एक बूंद में। तो हुक ने घर खोजा और ल्यूवेनहॉक ने घर में रहने वाले। यहाँ से तस्वीर साफ होने लगी होगी। धीरे धीरे, इसमें काफी वक्त लगा। इसके बाद करीब 150 साल तक वैज्ञानिक कोशिका के अंदर झांकने की कोशिश करते रहे। और अगला बड़ा नाम कौन सा है? अगला बड़ा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। साल 1831 उन्होंने कोशिका के ठीक बीच में एक गाढ़ा सा धब्बा देखा और उसे नाम दिया केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। समझिए, उन्होंने कोशिका का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर खोज लिया था। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कमरा है और उसके अंदर एक कंट्रोल सेंटर है। हाँ, फिर 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर भरे तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म, यानी जीवन का पदार्थ, नाम दिया। ये सारे नाम और साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब सारे टुकड़े जुड़ रहे थे। इन सब टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर किसने बनाई? यहीं पर सेल थ्योरी आती है ना? बिल्कुल। 1838 में श्लाइडेन, जो एक वनस्पति विज्ञानी थे, और 1839 में श्वान, जो एक जंतु विज्ञानी थे। बिल्कुल। इन दोनों ने अलग अलग काम करते हुए एक ही नतीजा निकाला। सही। और वो नतीजा ये था कि दुनिया की हर जीवित चीज, चाहे वो पौधा हो या जानवर, इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों यानी कोशिकाओं से बनी है। और यही कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। ये आज हमें बहुत सामान्य लगता है, पर उस वक्त ये एक क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा था। वो क्या? अगर सब कुछ कोशिकाओं से बना है, तो नई कोशिकाएं आती कहां से हैं? अच्छा सवाल है। इस पहेली को 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने सुलझाया। उन्होंने एक बहुत ही सीधी और गहरी बात कही, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही जन्म लेती है। हाँ, और इसके साथ ही कोशिका सिद्धांत पूरा हो गया। वैसे 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हम कोशिका की असली जटिल संरचना को देख पाए। तो ये तो हुई खोज की कहानी। हाँ, अब ये बताइए, क्या ये सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला फर्क तो कोशिकाओं की संख्या का है। कुछ जीव बस एक ही कोशिका के बने होते हैं। उन्हें हम एक कोशिकीय मतलब यूनिसेल्युलर कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इनकी पूरी दुनिया बस एक कोशिका में सिमटी होती है। वही खाती है, सांस लेती है, चलती फिरती है। और दूसरी तरफ हम जैसे जीव हैं जो खरबों कोशिकाओं से बने हैं, बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेल्युलर। सही। हम जैसे जीवों में कोशिकाएं एक टीम की तरह काम करती हैं।
वे अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालती हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं दिल बनाती हैं, कुछ दिमाग, कुछ हमारी त्वचा। बिल्कुल, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर बहुकोशिकीय जीव अपनी जिंदगी की शुरुआत एक अकेली कोशिका के तौर पर ही करता है। सच में? हाँ, वही एक कोशिका बंटती जाती है, विभाजित होती है और खरबों कोशिकाएं बन जाती हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि मेरे शरीर के अंदर भी कई तरह की कोशिकाएं होंगी। हाँ, बिल्कुल। मानव शरीर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारी तंत्रिका कोशिका मतलब नर्व सेल लंबी और धागे जैसी होती है ताकि वो तेजी से सिग्नल भेज सके। और मांसपेशी कोशिकाएं? वो पतली और लंबी होती हैं ताकि वे सिकुड़ और फैल सकें। रक्त कोशिकाएं गोल और चपटी होती हैं। हर कोशिका का आकार और बनावट उसके काम के हिसाब से तय होता है। स्रोत में प्याज वाले प्रयोग का भी जिक्र है, उससे क्या खास पता चलता है? मुझे हमेशा लगता था कि बड़े प्याज में बड़ी कोशिकाएं होंगी। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। प्याज का प्रयोग यही साबित करता है कि ऐसा नहीं है। चाहे प्याज बड़ा हो या छोटा, उसकी कोशिकाओं का आकार लगभग एक जैसा ही रहता है। तो बड़े प्याज में बस कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है? एकदम सही। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोशिका ही किसी जीव की मूल निर्माण इकाई है, जैसे ईंटें किसी इमारत की। तो हमने ये तो समझ लिया कि जीव कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन ये एक अकेली कोशिका अपने अंदर इतने सारे काम कैसे कर लेती है? इसके लिए कोशिका के अंदर भी श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अच्छा, मतलब जैसे एक शहर में अलग अलग विभाग होते? बिल्कुल वही। कोशिका के अंदर भी अलग अलग काम करने के लिए खास हिस्से होते हैं। इन हिस्सों को हम कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं। हाँ, कोई अंगक ऊर्जा बनाता है, कोई प्रोटीन तैयार करता है, कोई कचरा साफ करता है। ये सारे अंगक मिलकर ही कोशिका को जिंदा रखते हैं। और किसी भी कोशिका के 3 सबसे मुख्य हिस्से कौन से हैं? लगभग हर कोशिका में 3 चीजें तो होती ही हैं। पहला, प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका की बाहरी दीवार है। ठीक है। दूसरा, केंद्रक, जो उसका कंट्रोल रूम है। और तीसरा, कोशिका द्रव्य, वो जेली जैसा पदार्थ जिसमें सारे अंगक तैरते हैं। चलिए, तो फिर इस बाहरी दीवार यानी प्लाज्मा झिल्ली से शुरू करते हैं। इसका काम क्या है? ये परिभाषा बहुत जरूरी है। चयनात्मक रूप से पारगम्य, मतलब ये चुन चुन कर चीजों को अंदर बाहर आने देती है? बिल्कुल, ये बहुत सोच समझ कर तय करती है कि कौन सी चीज कोशिका के अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी एक लचीली परत होती है। और इस लचीलेपन का भी कोई फायदा होगा? हाँ, बहुत बड़ा फायदा है। इसी लचीलेपन की वजह से अमीबा जैसे जीव अपना आकार बदलकर भोजन को निगल पाते हैं। अच्छा, वो अपनी झिल्ली को फैलाकर भोजन को घेर लेते हैं। हाँ, और अंदर खींच लेते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये गेटकीपर जरूरी चीजों को अंदर बाहर कैसे जानने देता है? इसके लिए कौन सी प्रक्रियाएं हैं? 2 बहुत ही जरूरी प्रक्रियाएं हैं। पहली है विसरण यानी डिफ्यूजन, और दूसरी? दूसरी है परासरण यानी ऑस्मोसिस। ओके, चलिए पहले विसरण को समझते हैं, ये क्या है? विसरण प्रकृति का एक बहुत ही सामान्य नियम है। कोई भी चीज हमेशा ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ फैलती है। जैसे कमरे के एक कोने में परफ्यूम छिड़कना। बिल्कुल, उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। कोशिका में गैसों का लेन देन ठीक इसी से होता है। कैसे? देखिए, कोशिका जब काम करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनाती है, जो एक तरह का कचरा है। जब कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो विसरण के जरिए अपने आप बाहर निकल जाती है। सही। और ठीक इसी तरह जब कोशिका को ऑक्सीजन यानी O2 चाहिए होती है तो वो बाहर से अंदर आ जाती है। ये तो बहुत सरल और असरदार तरीका है। तो फिर परासरण यानी ऑस्मोसिस इससे कैसे अलग है? परासरण को आप विसरण का एक स्पेशल केस समझ सकती हैं। ये सिर्फ पानी के अणुओं की गति है। सिर्फ पानी की? हाँ, सिर्फ पानी की, और वो भी एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार। ठीक है, और पानी किस तरफ जाता है? पानी हमेशा उस तरफ जाता है जहां घुले हुए पदार्थ जैसे नमक या चीनी की मात्रा ज्यादा हो। वो संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कोशिका को अलग अलग तरह के घोर में रखें तो उस पर असर पड़ेगा। ये परीक्षाओं के लिए जरूरी लगता है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है और इस पर अक्सर सवाल बनते हैं। 3 तरह की स्थितियां हो सकती हैं। बताइए। पहली, मान लीजिए हमने कोशिका को ऐसे घोल में डाला जहां बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है और घुले हुए पदार्थ कम। इसे कहते हैं
अल्प परासारी विलयन यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो पानी कोशिका के अंदर भागेगा और कोशिका फूल जाएगी। बिल्कुल, जैसे हम सूखे किशमिश को पानी में डालते हैं, वो फूलकर अंगूर जैसी हो जाती है। ठीक है, समझ गई। और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति है संप्रासारी विलयन यानी आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें कोशिका के अंदर और बाहर पानी की सांद्रता बराबर होती है। तब तो कुछ नहीं होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, कोशिका का आकार वैसा ही रहेगा। एकदम सही। और अब आती है तीसरी स्थिति, अति परासारी विलयन यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसमें कोशिका के बाहर पानी कम होगा और घुले हुए पदार्थ जैसे नमक ज्यादा होंगे। हाँ, एक बहुत गाढ़ा घोल। अब क्या होगा? इस बार पानी कोशिका से बाहर निकल जाएगा और कोशिका बेचारी सिकुड़ जाएगी। बिल्कुल, वो सिकुड़ जाएगी। यही वजह है कि अचार में इतना नमक डाला जाता है ताकि बैक्टीरिया पनप ना सकें। वाह, तो आज हमने कोशिका की दुनिया में सचमुच एक गहरी छानबीन की। हमने रॉबर्ट हुक के उन खाली कमरों से शुरुआत की और कोशिका सिद्धांत के बनने की पूरी कहानी को समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे कुछ जीव सिर्फ एक कोशिका में अपनी पूरी दुनिया बसाते हैं, तो कुछ में खरबों कोशिकाएं मिलकर एक जटिल शरीर बनाती हैं। और फिर हमने कोशिका के अंदर की फैक्ट्री को देखा, जहां अलग अलग अंगक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और आखिर में हमने कोशिका के उस स्मार्ट गेटकीपर प्लाज्मा झिल्ली को समझा, जो विसरण और परासरण जैसी प्रक्रियाओं से कोशिका के जीवन को नियंत्रित करती है। ये सब बहुत ही दिलचस्प था। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। स्रोत में बताया गया है कि लगभग सभी कोशिकाओं में, चाहे वो एक बैक्टीरिया की हो या इंसान की, एक ही तरह के अंगक होते हैं। जीवन में इतनी ज्यादा विविधता होने के बावजूद ये बुनियादी डिजाइन इतना स्थिर क्यों है? वो कौन सा प्राचीन एवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट है जो इतना कामयाब हुआ कि आज भी हर जीवित चीज में इस्तेमाल होता है? इस पर सोचिएगा। नमस्कार और स्वागत है। भरे शहर से कम नहीं है। बिल्कुल, तो आज हम इसी शहर के अंदर एक टूर पर चलेंगे, इसकी दीवारों से लेकर इसके कंट्रोल रूम और इसकी फैक्ट्रियों तक। और देखिए, इस टूर का मकसद सिर्फ घूमना नहीं है। हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं, उनका लक्ष्य साफ है, बहुविकल्पीय प्रश्नों मतलब एमसीक्यूज वाली परीक्षाओं की तैयारी। हाँ, तो हम हर चीज को इसी नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल, कौन सी जानकारी जरूरी है, किन दो चीजों के बीच का फर्क हमेशा पूछा जाता है, और इन जटिल नामों को आसानी से कैसे याद रखा जाए। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कोशिका के अलग अलग हिस्से क्या हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये पूरा शहर एक साथ मिलकर काम कैसे करता है। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक शहर यानी कोशिका की संरचना को परत दर परत खोलते हैं। कहां से शुरू करें? सबसे पहले शहर की चार दीवारी से शुरू करते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सही जगह से शुरुआत की। कोशिका भित्ति, जो कि प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर होती है, वो शहर की सबसे बाहरी और मजबूत दीवार की तरह है। ठीक है। परीक्षा के लिहाज से इसके बारे में 3 बातें पत्थर की लकीर हैं। पहली ये बनी किससे है? इसका मुख्य घटक है सेल्यूलोज, जो एक बहुत मजबूत पदार्थ है। ठीक है, तो दीवार मजबूत मटेरियल मतलब सेल्यूलोज से बनी है। दूसरी बात है इसका काम। जैसा शहर की दीवार का काम होता है, इसका भी मुख्य काम है संरचनात्मक मजबूती यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना। मतलब एक आकार देना, एक ढांचा देना। एकदम सही। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये होती कहाँ है? ये पौधों, फंगस और बैक्टीरिया में तो मिलती है, लेकिन जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती। बिल्कुल, ये अंतर एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। अच्छा, तो एनिमल सेल्स के पास ये बाहरी दीवार नहीं होती। स्रोतों में एक शब्द है प्लाज्मोलाइसिस। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, क्या ये इसी दीवार से जुड़ा है? हाँ, और ये असल में बहुत आसान है। सोचिए, शहर में पानी की कमी हो गई है। ठीक है। लोग शहर छोड़कर जाने लगे हैं। प्लाज्मोलाइसिस में भी यही होता है। जब परासरण या ऑस्मोसिस की वजह से कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है, तो अंदर का सारा सामान सिकुड़कर दीवार से दूर हो जाता है। अच्छा, जैसे शहर खाली खाली लगने लगता है। वही बात है। और इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ जिंदा कोशिकाओं में होता है। हाँ, स्रोत में रोयो पत्ती का एक प्रयोग भी बताया गया है ना? एकदम सही। जब पत्ती की कोशिकाओं को उबाल दिया गया, मतलब मार दिया गया, तो उनमें प्लाज्मोलाइसिस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि परासरण के लिए कोशिका झिल्ली का जिंदा होना जरूरी है। यह एक जैविक प्रक्रिया है। मृत कोशिका की झिल्ली पानी के आने जाने पर अपना नियंत्रण खो देती है। एक और सवाल दिमाग में आ रहा है। अगर किसी पौधे की कोशिका को बहुत ज्यादा पानी वाले माहौल मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, तो वो फटती क्यों नहीं?
जबकि जानवरों की कोशिकाएं तो फट सकती हैं। बेहतरीन सवाल। और इसका जवाब फिर से वही शहर की मजबूत दीवार है। अच्छा। जब कोशिका में पानी भरता है तो वो गुब्बारे की तरह फूलती है और अंदर से दीवार पर दबाव डालती है। लेकिन ये सेल्यूलोज की दीवार भी उतनी ही मजबूती से बाहर से दबाव डालती है। मतलब एक काउंटर प्रेशर। बिल्कुल। इस बराबर के दबाव की वजह से पौधे की कोशिकाएं बहुत ज्यादा पानी झेल जाती हैं और फटती नहीं। जानवरों की कोशिकाओं के पास ये सुरक्षा कवच नहीं होता। समझ गई। ये एक तरह का प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है। चलिए अब शहर की दीवार से अंदर चलते हैं और सीधे पहुंचते हैं सिटी हॉल में, यानी केंद्रक या न्यूक्लियस। हाँ, कोशिका का मस्तिष्क। स्रोत में प्याज के छिलके वाले प्रयोग में आयोडीन डालने की बात कही गई है, वो क्यों? देखिए, बात यह है कि कोशिका ज्यादातर पारदर्शी होती है। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे ही देखेंगे तो कुछ खास नजर नहीं आएगा। अच्छा। आयोडीन या सेफ्रेनिन जैसे रंग, जिन्हें हम अभिरंजक या स्टेन्स कहते हैं, इस बेरंग शहर को रंगीन बना देते हैं। कोशिका के अलग अलग हिस्से अपनी केमिकल बनावट के हिसाब से अलग अलग रंग पकड़ते हैं। और केंद्रक सबसे गहरा रंग पकड़ता है। हाँ, और एकदम साफ दिखने लगता है। यानी सिटी हॉल पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लग जाता है ताकि वो दूर से ही दिख जाए। तो इस सिटी हॉल की बनावट में क्या खास है जो हमें याद रखना चाहिए? इसके भी कुछ जरूरी पहलू हैं। सबसे पहले, सिटी हॉल की भी अपनी दोहरी दीवार है, जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोहरी दीवार? हाँ, डबल लेयर्ड। और इस दीवार में छोटे छोटे दरवाजे या कहिए छिद्र होते हैं। इन्हीं दरवाजों से जरूरी सामान जैसे संदेश और प्रोटीन केंद्रक और कोशिका के बाकी हिस्सों के बीच आते जाते हैं। और शहर को चलाने के लिए जो मास्टर ब्लूप्रिंट है, मतलब क्रोमोसोम्स, वो भी यहीं होते हैं? बिल्कुल। क्रोमोसोम शहर के सारे नक्शे और नियमों की फाइलें हैं। ये रॉड के आकार की संरचनाएं होती हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, इसी में सारी आनुवंशिक जानकारी होती है जी। कि कोशिका कैसी दिखेगी, क्या काम करेगी, सब कुछ। और डीएनए के वो छोटे छोटे हिस्से जिनमें किसी एक खास काम का निर्देश होता है, उन्हें हम जीन कहते हैं। एक मिनट, स्रोत कहता है कि क्रोमोसोम सिर्फ तभी दिखते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। तो बाकी समय ये सारा डीएनए कहाँ रहता है? ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। इसे ऐसे कैसे रखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये दिखाता है कि कोशिका कितनी व्यवस्थित है। जब कोशिका अपना रोजमर्रा का काम कर रही होती है, विभाजन नहीं कर रही होती, तो ये डीएनए किसी उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह होता है। उलझे हुए धागे? हाँ, इस गुच्छे को क्रोमैटिन पदार्थ कहते हैं। ये अव्यवस्थित लगता है पर होता नहीं। जब शहर को अपनी एक और कॉपी बनानी होती है, मतलब कोशिका विभाजित होती है, तब ये सारा धागा करीने से लिपटकर उन मोटी मोटी फाइलों यानी क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है, ताकि जानकारी का बंटवारा आसानी से और बिना किसी गलती के हो सके। एकदम सही। वाह। तो संक्षेप में इस सिटी हॉल मतलब केंद्रक के दो मुख्य काम हो गए। एक तो शहर का विस्तार करना यानी कोशिकीय प्रजनन, हाँ, सेलुलर रिप्रोडक्शन। और दूसरा शहर का रोज का कामकाज देखना यानी कोशिका की सभी गतिविधियों को निर्देशित करना। बिल्कुल, यही दो काम इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर बनाते हैं। अब आते हैं क्लासिक परीक्षा वाले सवाल पर, प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये तो लगभग हर बायोलॉजी के पेपर में आता है। और आना भी चाहिए, क्योंकि ये कोशिका की दुनिया का सबसे बड़ा बंटवारा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटे से गांव और एक बड़े आधुनिक महानगर की तुलना करना। दिलचस्प। तो गांव हुआ प्रोकैरियोटिक और महानगर हुआ यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आकार में क्या फर्क है? गांव प्रोकैरियोटिक जाहिर तौर पर छोटे होते हैं, करीब 1 से 10 माइक्रोमीटर, जबकि महानगर यूकैरियोटिक बहुत बड़े होते हैं, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। और सबसे बड़ा अंतर तो सिटी हॉल यानी केंद्रक का ही होगा। हाँ, गांव का कोई बड़ा व्यवस्थित सिटी हॉल नहीं होता। सारे जरूरी कागजात यानी डीएनए बस एक कोने में पड़े रहते हैं। उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। उस पर कोई दीवार या झिल्ली नहीं होती। और महानगर में? महानगर में एक शानदार दीवारों वाला सिटी हॉल यानी केंद्रक होता है, जहां सारे ब्लूप्रिंट सुरक्षित रखे जाते हैं। और शहर की बाकी सुविधाओं मतलब कोशिकांगों का क्या? यही तो एक और मुख्य अंतर है। गांव में ज्यादातर काम खुले में होता है। कोई खास फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस या पावर प्लांट नहीं होता। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। जबकि महानगर यानी यूकैरियोटिक में हर काम के लिए अलग अलग इमारतें और विभाग हैं। पावर प्लांट, फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ। स्रोतों में बैक्टीरिया का उदाहरण दिया है,
जो प्रोकैरियोटिक है। मेरे मन में एक सवाल है, अगर गांव में पावर प्लांट नहीं है तो जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया हैं वे अपनी ऊर्जा कैसे बनाते हैं? उनका क्लोरोफिल कहाँ होता है? बहुत ही शानदार और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है ये। अच्छा। उनके पास अलग से पावर प्लांट की इमारत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी झिल्ली में ही कुछ सौर पैनल लगा रखे हैं। मतलब उनका क्लोरोफिल प्लास्टिड्स में होने के बजाय झिल्लीदार थैलियों मतलब मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से जुड़ा होता है। काम चलाओ लेकिन प्रभावी जुगाड़। ठीक है, तो अब महानगर यानी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर के विभागों की सैर करते हैं। इन विभागों को कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर के इंडस्ट्रियल एरिया की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। ईआर जो है वो झिल्लीदार ट्यूबों और शीट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे शहर में फैला है। ये शहर का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। और इस इंडस्ट्रियल एरिया में दो तरह की फैक्ट्रियां हैं। हाँ, पहली खुरदरी ईआर या रफ ईआर, आरईआर। ये खुरदरी क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पर छोटे छोटे कण चिपके होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम, ये तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। बिल्कुल। तो आरईआर वो फैक्ट्री है जहां शहर के लिए जरूरी प्रोटीन बनते हैं। और दूसरी फैक्ट्री है चिकनी ईआर या स्मूथ ईआर, एसईआर। तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ बनते हैं वसा और लिपिड जो शहर की दीवारों और दूसरी मशीनों के लिए बेहद जरूरी तेल और ग्रीस की तरह हैं। लेकिन एसईआर का एक और बहुत खास काम है। ये शहर का डिटॉक्स सेंटर भी है। डिटॉक्स सेंटर मतलब? हाँ, ये हमारे लिवर की कोशिकाओं में बहुत सक्रिय होता है। जब शरीर में कोई जहरीला पदार्थ या दवा आती है तो एसईआर ही उसे हानिरहित पदार्थ में बदलने का काम करता है। अरे वाह, तो ईआर एक मल्टीकास्कर है। अच्छा, स्रोतों में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नाम का एक शब्द भी था। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है झिल्ली का बनना। आरईआर में बने कुछ प्रोटीन और एसईआर में बने लिपिड मिलकर कोशिका की बाहरी झिल्ली और दूसरे कोशिकाओं की झिल्लियां बनाते हैं। तो ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और मेंटेन करने में भी मदद करता है। बिल्कुल ठीक है। तो आरईआर ने प्रोटीन बनाया, एसईआर ने लिपिड बनाया। अब ये सब अपनी अपनी जगह पर पहुंचता कैसे है? क्या कोशिका के अंदर कोई ट्रैफिक पुलिस या कुरियर सर्विस भी है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर आता है शहर का पोस्ट ऑफिस और लॉजिस्टिक्स हब यानी गोल्जी उपकरण या गोल्जी अपैरेटस। इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल। कैमिलो गोल्जी एक इटालियन वैज्ञानिक थे। उन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं को रंगने की एक ऐसी विधि खोजी जिसे ब्लैक रिएक्शन कहते थे। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करके। हाँ, इस विधि से पहली बार एक पूरी तंत्रिका कोशिका उसकी बारीक से बारीक शाखाओं के साथ दिखाई दी। ये क्रांति थी और उन्हें इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अद्भुत। तो ये गोल्जी उपकरण जो उन्होंने खोजा, ये दिखता कैसा है और काम कैसे करता है? ये झिल्ली वाली थैलियों का एक सिस्टम है जो एक के ऊपर एक चपटी प्लेट्स की तरह सजी होती हैं, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है। इसका काम अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर जैसा है। आरईआर की फैक्ट्रियों से जो भी सामान आता है, गोल्जी उपकरण उसे छांटता है, उसकी पैकेजिंग करता है, जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ बदलाव करता है और फिर उसे सही पते पर भेज देता है। तो ये सिर्फ पैकेजिंग और भेजने का काम करता है या कुछ और भी? नहीं, ये और भी काम करता है। ये साधारण शक्कर को जटिल शक्कर में बदल सकता है। और एक बहुत जरूरी काम ये शहर के सफाई विभाग यानी लाइसोसोम को बनाने में भी मदद करता है। तो गोल्जी ये सारा सामान पैक करके भेज तो रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ पुरानी या खराब मशीनरी भी तो होगी। फैक्ट्री में कचरा भी तो निकलता है, उसका क्या होता है? सही सवाल। यहीं पर कोशिका का सफाई विभाग और रिसाइकलिंग प्लांट मतलब लाइसोसोम काम आता है। इन्हें कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है। सही कहा। ये छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम आरईआर में ही बनते हैं। और इनका काम? इनका काम है शहर को साफ रखना। बाहर से आया कोई दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या भोजन या शहर की ही कोई पुरानी टूटी फूटी मशीनरी, लाइसोसोम सबको अपने अंदर लेकर पचा डालता है। मतलब ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। हाँ, ताकि शहर उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सके। एकदम कबाड़ से जुगाड़। लेकिन इन्हें आत्मघाती थैलियां या सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ये तो बड़ा अजीब और खतरनाक लगता है। हाँ, ये शब्द थोड़ा नाटकीय लगता है। असल में ये एक तरह का सुरक्षा तंत्र है। सोचिए,
शहर की किसी एक इमारत में कोई ऐसी गड़बड़ी हो गई है जो पूरे शहर में फैल सकती है, तब क्या किया जाएगा? शायद उस इमारत को ही गिरा दिया जाएगा ताकि बाकी शहर बच सके। बिल्कुल, यही लाइसोसोम करता है। जब कोशिका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा जाते हैं। हाँ, ये एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। ये एक दुर्घटना नहीं बल्कि शरीर को बड़े नुकसान से बचाने का एक तरीका है। तो आज हमने कोशिका रूपी शहर की एक शानदार यात्रा की। हमने इसकी मजबूत दीवारों को देखा, इसके सिटी हॉल यानी केंद्रक के कामकाज को समझा और फिर इसकी फैक्ट्रियों, पोस्ट ऑफिस और सफाई विभाग का भी जायजा लिया। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का गांव और महानगर वाला फर्क तो बहुत अच्छे से समझ आया। हाँ, वो तो हमेशा याद रहेगा। और इस पूरी यात्रा में एक चीज बार बार सामने आई, झिल्लियां या मेम्ब्रेन्स। यूकैरियोटिक कोशिका की असली ताकत इन झिल्लियों में ही है जो शहर में अलग अलग विभाग बनाती हैं, ताकि हर काम अपनी खास जगह पर बिना किसी दखलंदाजी के ज्यादा कुशलता से हो पाए। बिल्कुल। और यही हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाता है। क्या है वो सवाल? स्रोत में विषाणु यानी वायरसेस का जिक्र है। उनके पास किसी भी तरह की झिल्ली नहीं होती, वे जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाते जब तक कि वे किसी जीवित कोशिका में घुसकर उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा नहीं कर लेते। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर जीवन की पहचान एक व्यवस्थित झिल्लियों वाले शहर जैसी है, तो क्या वायरस, जो बस एक ब्लूप्रिंट का टुकड़ा है और जिसे जिंदा होने के लिए दूसरे के शहर पर कब्जा करना पड़ता है, क्या वो सच में जीवित है? हाँ, जीवन और निर्जीव के बीच की ये रेखा आखिर कितनी धुंधली है। नमस्कार। आज हम जीवन की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे कमाल की चीज कोशिका यानी सेल के अंदर झांकने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक से है और हमारा मिशन सिर्फ रटना नहीं है बल्कि उन महत्वपूर्ण जानकारियों को समझना है जो अक्सर एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी हर कोशिका के अंदर अपनी आत्मघाती थैलियां होती हैं? सुसाइड बैग्स। हाँ, ये सुनने में जितना अजीब लगता है, कोशिका के काम करने के लिए उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम कोशिका के ऐसे ही कई दिलचस्प हिस्सों को देखेंगे, जैसे उसका पावर प्लांट, उसके गोदाम, यहाँ तक कि उसका अपना सफाई विभाग भी। हम इस पर ध्यान देंगे कि हर हिस्सा क्या करता है और वो दूसरे से अलग कैसे है, क्योंकि यही वो बारीकियां हैं जो परीक्षाओं में बहुत मायने रखती हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कोशिका शहर का टूर शुरू करते हैं। और किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा। तो इस शहर का पावर हाउस कहाँ है? इस शहर का पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो जगह है जहां जीवन के लिए जरूरी सारी रासायनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा जहेली होती है। और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये नाम तो याद रखना ही होगा। हाँ, और उससे भी जरूरी है ये याद रखना कि एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये परीक्षाओं में बहुत आता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि एटीपी वो असली करेंसी है जिसे कोशिका का हर हिस्सा कोई भी काम करने के लिए खर्च करता है। अच्छा, स्रोत में इसकी बनावट के बारे में भी कुछ लिखा है कि इसकी 2 झिल्लियां होती हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। बाहरी झिल्ली तो छिद्रपूर्ण होती है, लेकिन जो भीतरी झिल्ली है वो बहुत गहराई से मुड़ी हुई होती है। मुड़ी हुई मतलब फोल्ड्स होते हैं? हाँ, बहुत सारे फोल्ड्स। ये फोल्ड्स दरअसल सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकें। मतलब कम जगह में ज्यादा काम। एकदम सही। 1 मिनट, यहाँ एक और कमाल की बात लिखी है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
इसका मतलब है कि वो अपने कुछ जरूरी प्रोटीन खुद बना सकते हैं। उन्हें पूरी तरह से कोशिका के मेन कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो ये कोशिका के अंदर एक तरह से सेमी ऑटोनोमस यूनिट है। बिल्कुल। क्या कोशिका में ऐसा कोई और भी हिस्सा है? हाँ, पौधों की कोशिकाओं में एक और ऐसा ही अंग है, प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनके पास भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं। अच्छा, तो ये दोनों अनोखे हैं। हाँ, और इसीलिए ये दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लास्टिड स्रोत में इनके दो प्रकार बताए गए हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सही। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है सफेद या रंगहीन। और जिन क्रोमोप्लास्ट में हरा रंग मतलब क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हाँ, और यही क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं। एक तरह से ये कोशिका की रसोई है जहां खाना बनता है। रसोई जहां खाना बनता है। तो फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वो है गोदाम। गोदाम। हाँ, उनका मुख्य काम है भंडारण करना। वो स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी चीजों को भविष्य के लिए जमा करके रखते हैं। ठीक है, तो शहर में ऊर्जा बन रही है, रसोई में खाना बन रहा है, गोदाम में सामान जमा हो रहा है, लेकिन कचरा भी तो पैदा होता होगा। तो अब उन आत्मघाती थैलियों की बारी है। बिल्कुल। अब आते हैं शहर के सफाई विभाग पर। लाइसोसोम। लाइसोसोम ये एक तरह से कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। इनका काम है कोशिका को साफ रखना। लेकिन इन्हें आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? मतलब अगर कोई कोशिका खराब हो जाए तो ये लाइसोसोम फट सकते हैं और इनके अंदर के जो शक्तिशाली एंजाइम है वो अपनी ही कोशिका को पचा जाते हैं, अपनी ही कोशिका को। हाँ, ताकि संक्रमण या खराबी आगे ना फैले। वाह, अब भंडारण की बात करते हैं। इसके लिए कोशिकाओं में रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स होती हैं। सही। ये ठोस या तरल सामग्री के लिए भंडारण थैली हैं। और यहाँ एक बड़ा अंतर है जो हमेशा इम्तिहान में पूछा जाता है। पशु कोशिकाओं में ये छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी। स्रोत कहता है कि कुछ पादप कोशिकाओं में तो ये 50 से 90% तक जगह घेर लेती हैं। हाँ, और इसकी एक खास वजह है। पादप कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं कोशिका रस से भरी होती हैं, सेल सैप। हाँ, और ये कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती हैं, मतलब उसे सख्त और सीधा रखने में मदद करती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ गोदाम नहीं है, ये पौधे को सहारा भी देती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ये अमीनो एसिड्स, शर्करा और कुछ प्रोटीन जैसे जरूरी पदार्थों का भंडारण भी करती हैं। और तो और अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में तो इनकी भूमिका और भी खास है। वो कैसे? अमीबा में खाद्य रिक्तिका में वो भोजन होता है जिसका अमीबा ने सेवन किया है, और कुछ जीवों में ये अतिरिक्त पानी और कचरे को कोशिका से बाहर निकालने का काम भी करती हैं। क्या बात है। ठीक है, तो हमारा कोशिका शहर ऊर्जा बना रहा है, सफाई कर रहा है और सामान स्टोर कर रहा है, लेकिन शहर को बढ़ना भी तो होता है ना? हाँ, नई कोशिकाएं भी बनती हैं। ये होता है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के जरिए। ये क्यों जरूरी है? शरीर की वृद्धि के लिए, पुरानी और घायल कोशिकाओं को बदलने के लिए, और प्रजनन के लिए, युग्मक बनाने के लिए। ठीक है, और इसके दो मुख्य प्रकार हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। बताइए। माइटोसिस वो प्रक्रिया है जिससे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं। इसमें एक मातृ कोशिका से दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं, बिल्कुल एक जैसी, हूबहू एक जैसी। और सबसे जरूरी बात, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। अच्छा, तो संख्या बराबर रहती है। इसका काम है जीवों में वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत। सही। तो फिर मियोसिस इससे अलग कैसे है? मियोसिस सिर्फ प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है ताकि युग्मक यानी गैमीट्स बन सकें। ठीक है। इसमें एक के बाद एक 2 लगातार विभाजन होते हैं। 2 विभाजन? हाँ, और नतीजा ये होता है कि एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। 4? हाँ। और माइटोसिस में 2 बनती थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ा अंतर अब आता है, इन नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। आधी? ऐसा क्यों? सोचिए, प्रजनन के समय माता और पिता दोनों से गुणसूत्र आते हैं। अगर दोनों में पूरी संख्या हो तो बच्चे में दुगनी हो जाएगी। ओह, समझ गई। इसीलिए मियोसिस संख्या को पहले ही आधा कर देता है ताकि जब युग्मक मिलें तो वापस सही संख्या बन जाए। अब ये बिल्कुल साफ हो गया। तो संक्षेप में परीक्षाओं के लिए कुछ मुख्य तुलनाएं हैं जो याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। पहला, पालक कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर।
जैसा हमने देखा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। हाँ, जो सेल्यूलोज से बनी होती है, उनमें प्लास्टिड होते हैं और एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। और ये तीनों चीजें जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। नहीं होती। सही। और दूसरा बड़ा अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच का अंतर। हाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत सरल होती हैं। उनमें झिल्ली से घिरे अंग नहीं होते। मतलब कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं, और उनका केंद्रक भी स्पष्ट नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा जटिल होती हैं। उनमें झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है। हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे झिल्लीबद्ध अंग भी होते हैं। तो कुल मिलाके कोशिका सिर्फ एक थैली नहीं है, ये एक बहुत ही संगठित संरचना है। बिल्कुल, इसकी झिल्ली और इसके अंग एक खास तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जो इसे श्वसन, पोषण और सफाई जैसे अनगिनत काम करने में मदद करते हैं। सही कहा। ये वाकई जीवित जीवों की मौलिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इन प्रक्रियाओं को समझना हमें सिर्फ परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि ये हमें जीवन की अविश्वसनीय जटिलता की सराहना करने में भी मदद करता है। बिल्कुल, कैसे ये छोटे छोटे हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए, अंत में स्रोतों पर आधारित एक सवाल के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं। जरूर। हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। हाँ, जो उन्हें लगभग स्वतंत्र जीवों जैसा बनाता है। सही। और इसी से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अरबों साल पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड असल में स्वतंत्र जीव थे? मतलब बैक्टीरिया की तरह? हाँ, बैक्टीरिया जैसे अकेले रहने वाले जीव, और फिर किसी दिन वे एक बड़ी कोशिका के अंदर एक सहजीवी संबंध में आ गए, और इन छोटे जीवों को रहने के लिए एक सुरक्षित घर। क्या हम सब असल में अरबों साल पुराने इसी एक समझौते का नतीजा हैं? इस पर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम जीवन की सबसे